बच्चों में भी ये ड्राइनेस का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। कंजंक्टिवाइटिस होती है वायरल, तो ज्यादातर स्कूल से ही ये नोट लिख कर आ जाता है कि अभी उतना भी ध्यान रखेंगे क्योंकि वो देखने से नहीं फैलता। चश्मा लग जाना या आंखें खराब हो जाना, मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गया है। तो ये जो हर दूसरी दुकान पर जो टेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में कभी कभी कुछ बीमारियां जांच से छूट भी सकती। अगर सीवियर हो जाता है तो फिर ऑपरेशन, जब रोकथाम संभव हो है तो वो नौबत क्यों आए? क्या इनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। डॉक्टर होने के नाते क्या लगता है इसका अभी तक इलाज नहीं आया है। किस तरह से प्रेरणा मिलती है? बहुत सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि इसमें आप रोज कुछ लोगों की मदद करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। अगर बिग बैंग थ्योरी से इतर आस्था और विश्वास की जमीन पर बात करें तो ये पूरी दुनिया एक महाशक्ति ने बनाई है जिसे अलग अलग लोग अलग अलग रूप में मानते हैं। लेकिन इंसान की सांसों की सलामती रखने के लिए एक ही मसीहा है जिसे धरती पर ईश्वर का अंश भी कहा जाता है, डॉक्टर जिसे हम कहते हैं, जो विश्वास और विज्ञान के संतुलन के साथ अपना फर्ज निभाते हैं, शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं। डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं है, एक तपस्या है जीवन की ज्योति जगाए रखने के लिए। साइंस और संवेदनाओं का अद्भुत संतुलन है, संगम है और एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। एक हाथ से दवा और दूसरे हाथ से दुआ। ऐसे ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। राजधानी भोपाल में स्थित सेवा सदन आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय, जिन्होंने कई आंखों को नई रोशनी और नए रंग दिए हैं। आज उनसे कई सारे सवाल है जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हमारी आंखें, उनसे जुड़े हुए हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैम आपका बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। थैंक यू। शुरुआत से ही करना चाहूंगी। सबसे बेसिक सवाल यही कि आंखें हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए और उसको स्वस्थ रखना, क्योंकि आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमसे चूक ही रहा है, लेकिन शरीर की सेहत ना चुके। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आंखें ईश्वर का दिया हुआ बहुत अनमोल उपहार है और इसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आंखों से ही हम इस सतरंगी दुनिया की खूबसूरती को देख पाते हैं और अपना मुकाम वो किसी भी तरह का हो उसको हासिल कर पाते हैं। तो आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी विषय है और आपने बहुत अच्छा किया इस सब्जेक्ट को चुनकर। बिल्कुल, इस पर बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि आंखें ठीक है, खराब होगी तो चश्मा लगा लेंगे, उससे दिखाई देने लगेगा, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में यहाँ से करना चाहूंगी मैम, जैसे कि मौसमी बीमारियां आंखों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। मॉनसून के सीजन में कई सारे आई फ्लू को लेकर अभी कुछ समय पहले बहुत ये बढ़ गया था और हर दूसरे तीसरे लोगों को इसकी समस्या हो रही थी। ड्राइनेस की हम बात करें तो ये कैसा होता है, इससे सावधानी कैसी रखनी चाहिए, क्या इसके लिए किया जाए ताकि हमारी सेहत है जो आंखों की ठीक रहे? हाँ, देखिए, मानसून के मौसम में सभी तरह के वायरल इन्फेक्शंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो हम लोग आई फ्लू बोलते हैं या वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, ये भी बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं है कि वायरल फीवर के साथ ही हो, ये अपने आप में अकेले भी केवल कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकती है और इसमें जनरली आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, पानी आने लगता है, सूज जाती हैं और किसी किसी को तो छोटे छोटे से ब्लड स्पॉट्स दिखने लगते हैं जिसको हम लोग सबकंजंक्टिवल हेमरेज बोलते हैं। पर इसमें डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से वायरल फीवर अपना समय लेकर चला जाता है उसी तरह से यदि हम उसकी देखभाल ठीक से करें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई डालें, तो वो भी अपना टाइम लेकर ठीक हो जाता है। और इसमें मेन बात हमको ये प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, ये सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैल सकता है। तो घर के सभी लोगों को अपना टॉवेल, रुमाल, जो भी हम बोलते हैं इस्तेमाल की चीजें, वो थोड़ा अलग कर लेना चाहिए
और जिसको भी कंजंक्टिवाइटिस होती है उसको थोड़ा सा अलग कमरे में वो रहे या अलग बेड पे सोए, इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो उसको फैलने से रोका जा सकता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी मैम, क्योंकि जो बड़े एडल्ट्स हैं उनको तो हम समझा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही होता है कि जिस चीज के लिए उन्हें मना किया जाए सबसे ज्यादा वो करते हैं, और सबसे ज्यादा हार्मफुल रहता है उनकी सेहत के लिए। तो कैसे बच्चों में भी ये ड्राइनेस का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे आई फ्लू हो, क्योंकि स्कूल जाना, बच्चों से मिलना, और बहुत ज्यादा हाइजीन वहां पर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देना चाहेंगी? इसमें देखिए, टीचर्स आजकल बहुत अवेयर होते हैं इन सब चीजों के लिए, तो जिसका भी ऐसा आई फ्लू होता है, कंजंक्टिवाइटिस होती है वायरल, तो ज्यादातर स्कूल से ही ये नोट लिखकर आ जाता है कि अभी आप 4 दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, या जितना भी उसको सीवियरिटी लगती है टीचर को, तो वो खुद ही अपने लेवल पे, तो सबसे ज्यादा तो जो सोसाइटी में उसके फैलने का खतरा होता है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। और जहां तक घर की बात है, सब लोग चश्मा लगा के रखे, कम से कम आंख पे डायरेक्ट हाथ नहीं जाएगा, उतना भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो देखने से नहीं फैलता, वो डायरेक्ट टच होता है यदि आंख पे तभी होता है। तो उस तरह से अपन प्रिकॉशन रख सकते हैं कि घर के सभी लोग चश्मा लगा कर रखें तो फैलने की संभावना कम हो जाती है। आजकल के समय में टेक्नोलॉजी में इतना सारा बदलाव आया है, बहुत, हर हाथ में फोन, खासकर कि बच्चों की अगर बात की जाए तो बिना फोन के, स्क्रीन के, तो मुझे लगता है कि शायद कोई घर में खाना भी नहीं अब खाता होगा। ये स्थिति आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में और बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाना या आंखें खराब हो जाना, एक समय था जब उम्र के एक पड़ाव पर जाकर कि हाँ अब आंखों से देखना थोड़ा कम हुआ है, या हमारे बुजुर्गों से हम सुनते थे, लेकिन आजकल हर छोटे बच्चों को, चाहे वो 5 साल का हो, 6 साल का हो, उसको चश्मा लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सेहत का ध्यान रखा जाए या क्या किया जाए? और बिना, मुझे नहीं लगता कि फोन के अब कोई काम हो सकता होगा, कि चाहे वो एडल्ट्स की ही बात हो। हाँ देखिए, मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गया है, और कोरोना के समय में तो पढ़ाई भी बच्चों की ज्यादातर मोबाइल के द्वारा ही हुई, तो उससे उन सब की भी आदत बिगड़ गई, और ज्यादातर पढ़ाई टीचर्स को भी आदत पड़ गई मोबाइल पे लेक्चर्स भेजने का, उनका स्टडी मटेरियल, तो वो एक पार्ट तो हो गया अपना लाइफ का। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को ये सलाह दूंगी कि जितना बड़ा स्क्रीन होता है, जितना डिस्टेंस होता है, उतना सेफ होता है। तो मोबाइल से अच्छा कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है, उस पे पढ़ाई की जा सकती है, क्योंकि उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा होता है और थोड़ा दूर वो रहता है। उसके अलावा हम लोग ये सलाह देते हैं कि एक स्क्रीन आता है कंप्यूटर पे भी प्रोटेक्शन, और आंखों पे भी ब्लू कट चश्मा बोलते हैं, वो लगाकर आंखों को ड्राइनेस से थोड़ा बचाया जा सकता है। कंप्यूटर की जो हार्मफुल रेज हैं, ऐसा चश्मा पहनने के कारण कम नुकसान करती हैं। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा 20-20-20 रूल बोलते हैं कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पे देखिए। मतलब जो भी ज्यादा काम कर रहा है स्क्रीन पर, उसको बीच बीच में ब्रेक करना चाहिए। लगातार स्क्रीन पे देखने से ब्लिंकिंग कम हो जाती है और इसीलिए ड्राइनेस आती है ना। तीसरी बात ये रहती है कि आप डॉक्टर की सलाह से, यदि वाकई आपको सिम्टम्स हो रहे हैं ड्राइनेस के, तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं बाजार में बहुत सी, जो सेफ होती हैं, बहुत सी प्रिजर्वेटिव फ्री होती हैं, तो उनको डाल सकते हैं जिसमें ड्राइनेस से बचा जा सके। लेकिन इस लत को कम किया जाए। हाँ, वो तो है ही, लत को तो कम करना ही है, लेकिन क्या है कि बच्चों को तो मोबाइल में बिल्कुल, ये पेरेंट्स का रोल ज्यादा है कि उनका टाइम फिक्स करें, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल बहुत से कंप्यूटर यूजर्स भी हैं ना, जैसे बैंक्स में हैं, सारे आईटी वाले हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनके लिए अपन ये सब प्रिकॉशन ले सकते हैं। और बच्चों को तो मैं यही बोल रही हूँ कि मोबाइल से अच्छा यदि आ भी रहा है लेक्चर ऐसा कुछ, तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन रहे तो ज्यादा अच्छा है। और बुक्स तो सबसे अच्छी है छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, आपने अब प्रोटेक्शन फ्रेम्स और लेंस की बात की, और ब्लू कट जो आपने बात की, जो बाजार में हम जब चश्मा बनाने जाते तो उपलब्ध होते, तमाम तरह के लेंसेज भी बाजार में अब उपलब्ध हो गए थे ना। टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, प्रोटेक्शन या यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस
मतलब जो हमारे नंबर वाले चश्मे वो भी हम बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से उनकी बनावट होती है। तो इसको मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करें? अगर किसी को नहीं मालूम है, आम आदमी अगर कहीं चश्मा बनवाने जाएगा और वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस उसको दिए जाते हैं किसी भी दुकान पे कि आप ये लेंस लगवा लीजिए, आप ये लेंस लगवा लीजिए, तो वो पहले तो ये होता था कि हाँ नंबर वाला चश्मा बना दो, अब ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये इससे प्रोटेक्ट करेगा, ये इससे प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, आसान कैसे बनाया जाए उपलब्धता इनकी, या लोगों को समझ में आ जाए कि आप अगर आपको सनलाइट से प्रॉब्लम है तो आप यूवी रेस वाले। हाँ, वो तो मरीज की उस पे निर्भर करता है ना, प्रोफेशन पे निर्भर करता है, उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। यदि उसका काम फील्ड का ज्यादा है, बाहर घूमने का ज्यादा है, तो उसे यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस की जरूरत है। यदि उसका नाइट ड्राइविंग के लिए ज्यादा काम है तो उसके अलग से आते हैं कोटिंग्स, उसकी जरूरत है। यदि उसका काम कंप्यूटर पे ज्यादा है तब वो ब्लू कट चश्मा है। यदि वो बच्चा है तो उसके फ्रेम्स थोड़े अलग होते हैं, उसको थोड़ा बड़ा वो चाहिए होता है जिसमें आई अच्छे से कवर हो पाए। तो ये तो मरीज की रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है। और ये डॉक्टर और जो चश्मे वाले होते हैं, रिफ्रैक्शनिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट, वो सब खुद ही सलाह देते हैं मरीज की जरूरत के हिसाब से। जैसे कि आज के समय में देखा जाए बाजारों में उपलब्धता बहुत है, चश्मे बनवाने के शॉप्स बहुत उपलब्ध है, कई बड़े ब्रांड्स भी है जहाँ पर आई टेस्ट भी होता है, जहाँ के एम्प्लॉयज या जो भी वहाँ रहते हैं वो आई टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको करवाना हो तो सहजता से आप चश्मा बनवा सकते हैं। तो ये जो हर दूसरी दुकान पर जो टेस्ट हो रहे हैं वो कितने क्रेडिबल है, उन पे कितना विश्वास किया जा सकता है? अगर हम आई हॉस्पिटल नहीं जा रहे और वहीं पर टेस्ट करवा के अगर चश्मा बनवाते हैं। देखिए, चश्मे का नंबर तो आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो वो तो सब कंप्यूटर ही होते हैं जिसको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। और जिनकी चश्मे की दुकानें होती हैं उसमें से भी बहुत से ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, रिफ्रैक्शनिस्ट होते हैं। तो चश्मे का नंबर तो वो भी सही दे सकते हैं, बट मेन ये होता है कि जब आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो चश्मे के नंबर के अलावा भी यदि कोई बीमारी है, जैसे मोतियाबिंद है, ग्लोकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो वो सब एक तरह से पूरी जांच होती है आंख की। वहां पर सिर्फ चश्मे का नंबर टेस्ट होता है। तो ऐसे में कभी कभी कुछ बीमारियां जांच से छूट भी सकती हैं। कई सारी बीमारियां आपने बताई। यहाँ से मतलब कि शॉप पे अगर आप जाएंगे तो आपको नंबर मिल पाएगा, अगर और कोई समस्या है तो वो नहीं पता पड़ पाएगा, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। सिम्टम्स किस तरह से डिटेक्ट होते हैं इनके? जैसे आपने कैटरेक्ट की बात की, डायबिटिक जो है उनके लिए अलग समस्याएं होती है, और भी उसको कितनी प्रकार की समस्याएं हमारी आंखों में हो सकती है। मतलब एक बहुत छोटा सा पार्ट दिखता है बॉडी का, लेकिन बहुत सारी उसमें चीजें हैं। देखिए, सबसे कॉमन बीमारी तो आंखों की मोतियाबिंद है, जिसके बारे में अवेयरनेस काफी है। सरकार बहुत कैंप्स लगाती है, सारे प्राइवेट मतलब बहुत हर जगह कैटरेक्ट के उपचार की सुविधा होती है। दूसरा, फिर ग्लोकोमा एक बहुत बड़ी बीमारी है, काफी परसेंटेज होता है उसका, और उसमें ज्यादातर ये साइलेंट किलर बोलते हैं। इसमें कोई भी किसी को कई बार कोई भी सिम्टम नहीं रहता। तो ऐसे में केवल वो डॉक्टर ही जांच से पता लगा सकता है कि उसको ग्लोकोमा शुरू तो नहीं हो गया, जिसको हम साधारण भाषा में काला पानी या काजियाबिंद बोलते हैं। आजकल डायबिटीज भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके कारण भी जब ये डायबिटीज पुरानी हो जाती है, कंट्रोल ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसका कितने सालों से है वो भी बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट होता है। इसके रिलेशन से, मतलब यदि पुरानी डायबिटीज है, कंट्रोल में भी है, तो भी वो रेटिना पर धब्बे ला सकती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसमें भी कोई सिम्टम पहले से नहीं आता, ये भी डॉक्टर ही जांच के बाद पता लगा सकता है कि ऐसा कुछ आपको बीमारी रेटिना में शुरू हो रही है। और जो बात आपने बोली, जैसे मायोपिया का पेंडेमिक आ गया कोरोना के बाद, इतना ज्यादा जो चश्मे का नंबर होता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, ये भी, इसका भी इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है आंखों की बीमारी का। उसके अलावा जो पुतली, पारदर्शक हिस्सा, आपने कॉर्निया प्रत्यारोपण का नाम सुना होगा। तो इसमें कॉर्निया पर, मतलब आगे की पुतली पे भी कई बार चोट लगने से, इन्फेक्शन होने से
कई तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, कुछ जन्मजात भी होते हैं, और बहुत सी आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं, पर्दे की, आंखों की पुतली की, जो जन्म से ही बच्चा लेकर आता है। तो और ड्राइनेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो भी ड्राइनेस के भी बहुत सारे कारण होते हैं। या तो टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है कुछ बीमारियों में, या फिर ये जो अपन ने अभी बात किया मोबाइल कंप्यूटर, इनके यूज से एवोपरेशन टीयर्स का ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। और भी बहुत सी बीमारियां हैं, ये तो मैंने मोटी और मतलब मोटे तौर पे आपको बताया है, जो कॉमन बीमारियां हैं आंखों की, उनके बारे में। तो ये कई सारी बीमारियां हैं इनको, जैसे कि आपने बताया कि कई बीमारियों में सिम्टम्स इतना बहुत जल्दी समझ में नहीं आते हैं। सिम्टम नहीं होते, जैसे ज्यादातर जैसे ग्लोकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसमें कोई ऐसा दर्द हो रहा है, लाल हो रही है, ऐसा कोई नहीं होता, पानी ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता। इसमें साइंस होते हैं, मतलब जब डॉक्टर देखता है तभी उसको समझ में आ पाता है कि इसकी शुरुआत हो गई। इसीलिए डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब जल्दी पकड़ाई में आ जाती है बीमारी तो उसकी रोकथाम और इलाज आसानी से हो जाता है, नजर खराब होने से बच जाती है। और यदि आप लेट पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो फिर उसको कई बार क्योर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है। हम लोग साल में एक बार बोलते हैं कि साल में एक बार आंख के डॉक्टर से आंखों की जांच जरूर कराना चाहिए, वो भी आफ्टर 40 इयर्स जरूरी है। और छोटे बच्चों में जिनको चश्मा लग रहा है उनको रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। ये सारी जो बीमारी आपने बताई है वो आफ्टर 40s के ज्यादा चांसेस हैं इनके होने के। हाँ, मतलब ये ज्यादातर मोतियाबिंद हो, चाहे कैटरेक्ट हो, ग्लोकोमा हो, या डायबिटीज भी ज्यादातर आजकल तो खैर जुवेनाइल भी हो काफी बढ़ रही है, बट ज्यादातर ये बीमारियां अगर सीवियर हो जाता है तो फिर ऑपरेट करना, बहुत सी चीजों में ऑपरेशन होता है, बट जब रोकथाम संभव हो है तो वो नौबत क्यों आए, है ना। जैसे डायबिटीज में भी अर्ली आते हैं तो लेजर होता है, इंजेक्शंस होता है, ऑपरेशन तो बहुत लेट स्टेज में आते हैं तब जरूरत पड़ती है। और सेम ग्लोकोमा में भी बहुत सारे ड्रॉप्स उपलब्ध हैं, तो यदि जल्दी आते हैं तो उसको अपन ड्रॉप से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ड्राइनेस के लिए जैसा आपने बताया कि कई ड्रॉप्स की आपने बात की, तो कई बार होता है कि डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं और ड्राइनेस हो रही है तो एक ड्रॉप दे दीजिए, आई ड्रॉप। कूलिंग के लिए आई ड्रॉप्स बहुत सारे आते हैं, तो क्या इनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि कभी कभी मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट ड्रॉप लेने की वजह से बहुत से पेशेंट्स की आंख खराब भी हो जाती है। क्योंकि ये फर्क तो रहेगा एक डॉक्टर की समझ में कि किसको कौन सी ड्रॉप देनी है, और एक फार्मासिस्ट की उसमें। तो ये मैं बिल्कुल इस बात से समर्थन नहीं करती हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ कि डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से आप ड्रॉप लेके आंख जैसे नाजुक अंग में आप वो ड्रॉप डालें। हम आगे बढ़ेंगे, हम लेंसेज की थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है लेंस लगाना आंखों में, चश्मे नंबर वाले लेंसेज हो या फिर शौकिया तौर पर भी खूबसूरती को बढ़ा, क्योंकि बहुत खूबसूरत अंग है हमारे शरीर का, तो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लेंस है। लेकिन कई केस ऐसे भी सामने आ चुके हैं। अभी कुछ हाल ही में कुछ टाइम पहले एक एक्ट्रेस का केस सामने आया था, अपने प्रोग्राम से पहले उन्होंने लेंस लगाया, बट कैसे क्या हुआ, लेंस खराब था या फिर कुछ हाथ ऐसा लग गया तो अचानक उनको दिखना बंद हो गया, फिर उनको ऑपरेट किया गया, फिर वो जाके ठीक हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, या शौकिया तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आपको जरूरी हो तो ही आप इनका इस्तेमाल करें? नहीं, देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक प्रॉपर फिटिंग होती है और उसको पूरा इंस्ट्रक्शन समझाए जाते हैं कि उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। खासकर ब्यूटी पार्लर्स में मैचिंग के लेंसेज लगाना या कॉस्मेटिक लेंसेज लगाना, और उसमें सफाई का ध्यान नहीं रखना, कोई भी पानी यूज करके लगा लेना या गंदा हाथ टच कर देना, तो ये सब चीजें थोड़ा आंख के लिए कई बार बहुत खतरनाक हो जाती हैं। तो इसमें भी मैं यही सलाह दूंगी कि कॉन्टैक्ट लेंस खराब चीज नहीं है। किसी किसी को तो हमारे लोग जैसे कैरोटोकोनस की बीमारी भी बढ़ रही है आजकल, जिसमें
कॉर्निया का शेप बिगड़ जाता है, इन बच्चों को तो कॉन्टैक्ट लेंस से बहुत विजन साफ हो जाता है, तो ज़रूरी होता है बहुत केसेस में। लेकिन इसका भी उपयोग प्रॉपर तरीके से समझकर पूरी प्रिकॉशन के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि आंख में यदि एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कॉन्टेक्ट लेंस आप लगाते हैं तो फिर आंखों को हाथ नहीं लगाना है आप। हाँ बिल्कुल, गंदे हाथ से नहीं लगाना है सबसे पहली बात। फिर आप आंखें मसल नहीं सकते। यूजुअली हम जैसे सामने काम कर रहे स्क्रीन के तो कई बार होता है हम आंखों को मसल लेते हैं। हाँ। और बहुत मतलब ये हार्मफुल है। बिल्कुल, उसमें साफ हाथ से लगाना है, आंखों को मसलना नहीं है और लगाकर सोना भी नहीं है। ये तीनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। तो लेंसेज की हम जिस तरह से बात कर रहे थे मैम, कैटरैक्ट मोतियाबिंद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें शायद लेंस को ही चेंज किया जाता है जो पूरा खराब हो जाता है। वो जो होता है कैटरैक्ट में वो क्या होता है? हाँ देखिए, जैसे ब्लैक से कलर भी चेंज हो जाता है, फिर लेंस चेंज होता है। हाँ। और कितने प्रकार के लेंसेज उसमें होते हैं? हाँ देखिए, मोतियाबिंद जो है आंख बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है। तो उसमें जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो ज्यादातर एज के साथ धीरे धीरे ओपेक होने लगता है, फिर वाइट हो जाता है, किसी किसी में ब्लैक भी हो जाता है। तो इस तरह से उसका ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, इसी को हम मोतियाबिंद बोलते हैं। या तो एज के साथ होता है या कभी कभी चोट लगने से, जिसको हम ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं। और कभी कभी तो ये बाय बर्थ भी होता है, जिसको हम कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। कुछ दवाइयों के इलाज से उपयोग से, जैसे स्टेरॉइड्स बहुत कॉमन है इसमें, उसके सेवन से भी मोतियाबिंद हो जाता है। और जब लेंस का ट्रांसपेरेंसी चली गई, वो सफेद हो गया, तो फिर अच्छा प्रतिबिंब बनना आंख में बंद हो जाता है और इसको हमको ट्रांसपेरेंट दूसरे लेंस से चेंज करना होता है। हाँ, आजकल कई तरह के लेंसेज बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें हम लोग मोनोफोकल लेंस बोलते हैं, जिसमें दूर का साफ हो जाता है और पास का लिए चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरे तरह के लेंसेज जो होते हैं वो टोरिक होते हैं, जिसमें केवल स्फेरिकल ही नहीं, सिलिंड्रिकल लेंसेज भी चला जाता है नंबर। फिर इडॉफ लेंसेज बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा इंटरमीडिएट विजन रहता है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज होते हैं। और चौथे प्रकार के मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं, जिसमें पास और दूर दोनों के लिए मरीज को दिखने लगता है और चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ये सब लेंसेज बच्चों के लिए नहीं होते हैं। बच्चों में तो हम लोग डिस्टेंस का ही लेंस लगाते हैं और पास के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ता है, जिनको बाय बर्थ होता है, जिनको हम कंजेनाइटल कैटरेक्ट। इसके प्राइस में भी डिफरेंस होता है लेंसेज के। और मोस्टली अगर बात की जाए तो कौन सा प्रेफर किया जाता है कि आप ये अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आगे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी? देखिए, समस्या तो किसी भी लेंस में नहीं आती है। जो भी लेंस लाते हैं उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मरीज बहुत पूछते हैं कितने साल काम करेगा। जो भी लेंस डालते हैं, भले ही वो बच्चे में डालें, बूढ़े में डालें, उसकी पूरी जिंदगी काम करता है। बात टाइप ऑफ लेंस की है तो वो मरीज अपनी मर्जी से डिसाइड करता है, उसका काम किस तरह का है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सब बहुत सी बातें निर्भर करती हैं कि वो कौन सा लेंस चूज करता है। आर्थिक स्थिति की आपने बात की तो मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि इलाज, अगर बीमारियां सीवियर हो जाती है तो फिर उनके इलाज भी, कई तो ऐसी स्थिति होती है कई बार आप शायद कि इलाज कराना संभव नहीं होता है। हालांकि सरकार की ओर से कई तमाम योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें ये सहजता से इलाज लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि इतना लोगों की पहुंच तक हो इलाज, कोई भी समस्या हो? हालांकि प्रयास तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक डॉक्टर होने के नाते क्या लगता है? नहीं, आंख का जहां तक सवाल है, आंख में बहुत सुविधाएं हैं आजकल, क्योंकि सरकार की तरफ से कैटरेक्ट के लिए भी DBCS, जो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी होती है, वो फंड्स देती है। और सभी मेडिकल कॉलेजेस, हम लोग भी जैसे सेवा सदन कैंप लगाते रहते हैं, तो मरीज को ही वहां पहुंचना रहता है और ये इलाज तो फ्री होता है सरकार की साइड से। इसी तरह से आयुष्मान भारत से रेटिना सर्जरी में, कॉर्निया ट्रांसप्लांट में और बहुत सारे दूसरे ऑक्यूलोप्लास्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, सर्जरीज में मदद मिल रही है। तो अब आई का सर्जरी के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की साइड से प्रयास काफी अच्छे हैं।
और बहुत से ट्रस्ट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसमें काम कर रहे हैं। तो मेन तो घर वालों को इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए और उनको सही जगह पर पहुंचकर सही समय पर इलाज कराना चाहिए। जैसे कि आपने बात की हॉस्पिटल्स उपलब्ध है, ट्रस्ट उपलब्ध है। हाँ, और बच्चों के इलाज के लिए राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना है, जिसमें यदि आप रजिस्टर करा लें तो उनका भी इलाज फ्री में हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, सुविधाएं हैं। अब सेवा सदन की बात की जाए तो वहां पर किस तरह के इलाज संभव है? क्या क्या सेवा सदन, फैसिलिटीज? देखिए मैडम, एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, तो वहां पर हमारे पास गरीब से गरीब मरीज भी है और अमीर से अमीर मरीज भी है, सब वर्गों के मरीज हैं। और जैसा मैंने बताया, गरीबों के लिए हम लोग हर हफ्ते ही कई कैंप्स लगाते हैं और उसमें उन लोगों को अपनी गाड़ियों से अस्पताल तक लाते हैं, उनको रखते हैं और सब कुछ उसमें, खाना, दवाई वगैरह सब मुफ्त होती है, पूरा मुफ्त इलाज होता है। इवन फॉलोअप पर भी हमारे विजन सेंटर्स पे उनको फ्री दवाइयां वितरित की जाती हैं। पर इसके अलावा हमारा पेड विंग भी है, जिसमें सब तरह के अच्छे से अच्छा लेंस भी उपलब्ध है, महंगे से महंगा। वो हम लोग, मरीज आता है, उसकी जांच करता है डॉक्टर, काउंसलर के पास जाता है, वो काउंसलिंग करके सब लेंसेज के बारे में बताता है और वो दिखाते हैं उनके पैम्पलेट्स और वीडियोस वगैरह कि किससे क्या फायदा है, और उसके बाद मरीज डिसाइड करता है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कि वो कौन सा लेंस लगवा सकता है। मुझे लगता है कि कई सारे ऑपरेशंस भी हुए होंगे सेवा सदन हॉस्पिटल में। आप कोई बहुत जटिल ऑपरेशन हुआ हो जिसमें आंखों की रोशनी वापस आ जाना, ये एक ऐसा बहुत सी कहानियां है, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट मैंने ही करीब अपने अस्पताल में 2200 करीब कर चुके हैं। तो ये बड़ा नंबर होता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट में। कैटरेक्ट सर्जरीज तो मैं 1 लाख से ज्यादा कर चुकी हूँ। तो ऐसा होते रहते हैं। कई वन आइड पेशेंट आते हैं जिनको दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया है। उनका जब कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है तो एकदम उनके लाइफ में जो अंधेरे से वो उजाले के साइड आते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, मतलब एक नहीं। बच्चे जो आते हैं जिनको दोनों आंखों में कैटरेक्ट है और ऑपरेशन करके रोशनी आती है, जैसे अभी हम लोग बताते हैं, अभी क्योंकि वो रिसेंट है, कुछ दिन पहले की, कि 2 भाइयों को एक मदर लाई, जुड़वा भाई, कि इनको हमें ब्लाइंड सर्टिफिकेट बना दीजिए क्योंकि इसको दोनों आंखों से, इन दोनों बच्चों को दोनों आंखों से नहीं दिखता। और जब हम लोगों ने जांच किया तो उनको वही कैटरेक्ट था जो इसको बारे में उसको जानकारी नहीं थी। और जब ऑपरेशन किया तो बच्चों को दिखना शुरू हो गया। हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि आप्टे, उन्होंने किया। तो ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। एक परिवार में हम लोग गए डोर टू डोर सर्वे में, तो आप भरोसा नहीं करेंगे, उसके 4-5 बच्चे और सबको कैटरेक्ट था। तो उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया। उनका एक लड़का और 3-4 लड़कियां थी। तो वो बोला नहीं, पहले उनके घर में कई साल पहले एक बच्ची का ऑपरेशन हुआ था जिसकी कैंप में सर्जरी अच्छी नहीं हो पाई, जहां भी हुआ था। तो वो इतना डर गए थे कि उसके बाद वो अस्पताल गए नहीं। तो हमारी टीम ने उनको मोटिवेट करके लाए और एक एक करके उन बच्चों का हमने ऑपरेशन किया। उन सबको दिखने लगा। फिर देखा तो उनके माँ बाप को भी मोतियाबिंद था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि पूरा फैमिली को मोतियाबिंद है। फिर बाद में उनके पेरेंट्स का किया। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से मिलते रहते हैं। तो अवेयरनेस की कमी है। हाँ, आपको लगता है मेन इसमें अवेयरनेस। कई बार ये होता है कि कुछ सुन लेते हैं, पड़ोस में आंख खराब हो गई या उनके घर में कभी पुराने लोगों का सुन लिया, तो उस डर के कारण भी, पता होने के बाद भी वो आगे नहीं आते हैं। तो मोटिवेशन की, स्कूल स्क्रीनिंग्स की, ये सब बहुत जरूरी है अभी भी समाज में। अवेयरनेस के लिए बहुत काम होना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में जो कैटरेक्ट, कई बार तो लोगों को लगता होगा कि ऐसे बूढ़ों को ही होता होगा एक उम्र, बल्कि आपने बच्चों के किस्से बताए। तो स्कूलों में जाकर इस चीज की हम लोग स्कूल स्क्रीनिंग काफी करते हैं। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे निकलते हैं जिसको चश्मे का नंबर है, उनको जानकारी ही नहीं है। तो हम लोग जांच करके उनको चश्मे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं लो विजन, जिनका विजन बहुत कम है, उनको लो विजुअल एड्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टेलीस्कोप, मैग्नीफायर्स वगैरह, जिसमें वो पढ़ पाते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे आए जिनको बहुत ही कम दिख रहा है और उस समय लो विजुअल एड दिए, अब वो 20-20 साल अच्छा खासा पढ़ गए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। जैसे डायबिटीज में भी, डायबिटीज है लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आपको हर 6 महीने में
जांच करानी है, आंख में भी धब्बे आ सकते हैं। तो ये अवेयरनेस सभी चीजों की बहुत जरूरी है। कैटरेक्ट के अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन होता है जिसमें उम्र के साथ पर्दे वीक होने लगता है, उसका भी इलाज आजकल काफी अच्छा हो जाता है। तो इन सब चीजों में सही बात है, अवेयरनेस की जरूरत बहुत है, जिसमें वो समझें कि इसका इलाज संभव है, तभी तो वो डॉक्टर के पास आएंगे। बिल्कुल, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन और थोड़ी जरूरत है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आपने बात की, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होता होगा, कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि आंख के अंदर कुछ करना, मतलब अगर ऐसे विजुअलाइजेशन करेंगे तो ऐसे ही अंदर से लगता है कि कैसे होता होगा, क्या होता है। देखिए, लेंस की बात हमने की, इसी तरह से कॉर्निया समझ लीजिए कि कैमरे का ढक्कन होता है, ये बिल्कुल सामने का उत्तल पारदर्शक हिस्सा होता है कॉर्निया। और इसमें यदि धब्बे आ जाते हैं, कुछ इसमें भी वही, कुछ तो जन्म से होते हैं जिसको हम कॉर्नियल डिस्ट्रफीज बोलते हैं, और कुछ चोट बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, उसकी वजह से आ जाते हैं, कॉर्नियल इन्फेक्शंस की वजह से आ जाते हैं, और कभी कभी खराब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी कॉर्निया खराब हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम इस हिस्से को बदल सकते हैं, जिसको कॉर्निया प्रत्यारोपण बोलते हैं। अब पहले तो हम लोग पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते थे, जिसको हम लोग पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी बोलते थे। अब आजकल वो लेमिलर सर्जरीज भी होती हैं, मतलब जो हिस्सा खराब होता है उस स्पेसिफिक हिस्से को भी बदल सकते हैं। ऊपर का हिस्सा खराब है तो उसको बदल देते हैं, जिसको हम लोग एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी या डेल्क बोलते हैं। यदि अंदर का खराब होता है तो अंदर की झिल्ली बदली जा सकती है, जिसको एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी बोलते हैं। तो ऐसा कई तरह से होने लगा है जो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और इसमें कई में रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल कॉर्निया ब्लाइंडनेस का भी काफी बड़ा परसेंटेज है, और ये क्यूरेबल है, ये अवेयरनेस होना चाहिए, और उनको रजिस्टर कराना पड़ता है किसी भी अस्पताल में जाकर। तो जब भी अच्छा टिश्यू उपलब्ध होता है तब हम लोग जाकर तब हम लोग फोन करके उनको बुलाते हैं और उनका सर्जरी करते हैं। एक सवाल, रेटिना कब डैमेज होता है? मतलब जैसे एक आपने बताया डायबिटिक जो लोग होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे कॉमन है। उसके अलावा जो मैंने अभी बोला, ARM एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, मतलब उम्र के साथ जैसे कई चीजें अपनी बॉडी की कमजोर होती हैं, उसी तरह से कुछ लोगों का रेटिना भी कमजोर हो जाता है। उसमें नई वेसल्स बनने लगती हैं, सूजन आने लगती है, तो वो भी एक बहुत कॉमन कारण है रेटिना डैमेज का। इसके अलावा बहुत सी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। आपने रतौंधी जैसे, एक तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो तो क्यूरेबल है यदि टाइम से पता पड़ जाए। लेकिन जो आनुवंशिक होती हैं जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या हेरिटोमैक्युलर डीजनरेशन, ये इसका अभी तक इलाज नहीं आया है, बट हाँ, ये भी अनकॉमन नहीं है बीमारियां रेटिना की। उसके अलावा नस कई बार डैमेज हो जाती है, जिसको ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं, या नस में सूजन आ जाती है बहुत से कारणों से, ऑप्टिक एट्रोफी जिसको बोलते हैं, नस सूख गई। तो पीछे भी बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी। कई बार आंख में जो ब्राउन पर्दा होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको आयरिडोसाइक्लाइटिस बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज अच्छे से हो जाता है, जो ट्रीटेबल हैं, और बस ये जो पर्दे वाली आनुवंशिक बीमारियां होती हैं ये अभी तक ट्रीटेबल नहीं है। इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है। बाकी तो ज्यादातर बीमारियों का इलाज संभव है, तो समय पर यदि पता लग जाए। यस, जैसे पहले बहुत समय लगता था ऑपरेशन में, बहुत इवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजीज में। कैटरेक्ट की बात कर ले हम, तो अब आज सुबह एडमिट हो आप, कॉर्नियल सर्जरी में, रेटिना सभी में बहुत इवोल्यूशन, बहुत चेंजेस हुए हैं। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब तो लेंस ही नहीं लग रहे थे, और फिर लेंस आया तो टांके लगाए जाते थे, बड़ा सा चीरा लगता था। उसके बाद ये चीरे का साइज छोटा होना शुरू हुआ, फिर लेंसेस फोल्डेबल आ गए तो और भी छोटा हो गया, टांके बंद हो गए। उसके बाद लेंसेज अब पास और दूर दोनों के आ गए, तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं लेंसेज में, और इवोल्यूशन बहुत होता जा रहा है। कैटरेक्ट सर्जरी में जहां इंसिजन लगता था इतना बड़ा 8-10 मिलीमीटर का, वो अब 2 मिलीमीटर पे आ गया, तो और बिना टांके का। तो इसलिए वो सब जो था कि टांका टूट जाएगा और खांसी नहीं आए और कड़ी चीज नहीं खाए, वो सब अब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद बंद हो गया। कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस में भी रहता है, कैसे होता है, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस भी आनुवंशिक है, और इसमें
मेनली 3 जो प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसमें अलग अलग तरह के होते हैं इसके ग्रेड्स, कि किसी पर्टिकुलर कलर के लिए है या टोटल कलर ब्लाइंडनेस है। और इसमें भी दिक्कत कुछ प्रोफेशंस में आती है जाने में, जैसे पायलट्स हैं या ड्राइवर्स हैं, इन सबको, क्योंकि सिग्नल में कलर दिखाई नहीं देता है, पर इसका भी कोई इलाज नहीं है। तो बस वो प्रोफेशन आपको ऐसा चूज करना पड़ता है जिसमें आपको दिक्कत ना आए, उसकी वजह से कलर। इसीलिए कई फॉर्म्स में होता है ये इसी तरह का, जब ड्राइवर्स या पायलट्स का जो एंट्री लेवल फॉर्म होता है उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट मैंडेटरी होता है। जैसे प्रोफेशन की आपने बात की, और मैं देखा जाए जैसे लाइटें होती है, बहुत सारी होती है, येलो लाइट हो गई, व्हाइट लाइट हो गई, अब तो एलईडी आ गई जो आपकी आंखों को सीधा इफेक्ट नहीं करती है। ये कितना हार्म करता है? ऐसे गाड़ियों में भी हम देखें तो बहुत ज्यादा लाइटें अगर पड़ रही है, हम ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, और जो एकदम जो पड़ता है और एकदम से विजन आना बंद हो जाता है, ये खतरनाक है। इस पे कुछ काम होना चाहिए। ये एक्चुअली डायरेक्ट कोई इंजरी तो नहीं करता आंख में, बट ड्राइविंग में आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तेज लाइट जब भी आएगी तो एकदम से ग्लेयर लगता है, और आपका जो प्यूपिल है वो भी एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो किसी को यदि सभी को दिक्कत आती है, इसीलिए लोग आजकल नाइट ड्राइविंग में भी डिफरेंट तरह के एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करते हैं। और जिसको यदि कोई थोड़ा सा भी कैटरेक्ट की शुरुआत है या रेटिना का, तो उसको तो ज्यादा इफेक्ट होता है, एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें हैं नाइट ड्राइविंग में, एकदम ब्लर हो जाना विजन, और ये सब इसलिए होता है, परमानेंट नहीं होता, वो तो टेम्परेरी होता है बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज लाइट। ये कोई परमानेंट डैमेज वाला बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कृत किया गया है, और इसके साथ में ये चीज जोड़ना चाहूंगी, आप पर्सनल लेवल पर अगर देखा जाए, राजधानी भोपाल में आप पली बड़ी हैं और यहीं अब आप सेवाएं दे रही हैं अपनी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डॉक्टर होना एक पेशा नहीं है, सिर्फ एक तपस्या है। तो इसको कैसे देखती हैं आप, एक महिला होने के नाते भी, और आपके हस्बैंड भी डॉक्टर है, और डॉक्टर दंपति कैसे मैनेज होता है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किस तरह से प्रेरणा मिलती है? हाँ, एज ए डॉक्टर मैंने तो बोलूंगी कि मैंने अपना ये इनिंग बहुत एंजॉय की है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि इसमें आप रोज कुछ लोगों की मदद करते हैं, तो वो जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो उनका सेटिस्फैक्शन होता है, वो बहुत सुखद होता है काम के अलावा। और फिर जहां पर मैंने काम किया है उसका नाम ही सेवा सदन है, तो हम लोगों ने शुरू से बहुत से गरीब मरीजों की मदद की है, क्योंकि रोज हम लोग पेट करते हैं दी, तो कैंप भी उतनी सर्जरीज करते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो ऑलमोस्ट हम लोग को शुरू में तो टोटल फ्री करते थे, अब तो सरकार भी काफी मदद करने लगी है आयुष्मान के थ्रू, और कुछ हम लोग पेइंग पेशेंट्स भी आजकल करते हैं। तो वो सब बहुत अच्छा अनुभव है, और मुझे तो यदि सेकंड चांस भी मिले तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उसको बहुत एंजॉय किया है। कठिन तो होता है, लेकिन इसमें बहुत संतुष्टि मिलती है एक डॉक्टर बनकर, क्योंकि आप लगातार किसी की मदद करते हैं, और हमारा सेवा प्लस ये दोनों काम रहा तो और भी ज्यादा संतुष्टि देता है। ये पूरा जीवन एक तपस्या की तरह हो जाता है। मुझे लगता है कि सेवा भाव जो रहता है वो पूरा जीवन ही रहता है डॉक्टर। हाँ, और लगातार सीखना पड़ता है आपको, क्योंकि किसी भी ब्रांच में जो मेरे समान जिन्होंने 30 साल पहले 33 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इतना मेडिकल साइंस में चेंजेस हैं, डेवलपमेंट है, कि आपको लगातार पढ़ते भी रहना पड़ता है, काम करने के अलावा लगातार सीखते रहना पड़ता है, तभी आप समय के साथ आप चल सकते हैं। तो बहुत मेहनत वाला है, और जिसको इतनी मेहनत की हिम्मत हो उसी को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, ये मेरा मानना है। आंखों की बात करें हम, चूंकि समय को भी ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी बातें ऐसी, जैसे क्या जरूरी है हमारी आंखों को, जो हम अगर घर पे, जैसे हमारे आयुर्वेदा में भी बहुत कुछ लिखा है, विटामिन, और घर में आंवला खाना हो, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, रोशनी बहुत अच्छी होती है। तो कैसे घर पे भी हम अपनी
आंखों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं? दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स जो आप देना चाहें, और खासकर ये कि जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयाँ ले लेते हैं और दिखाते नहीं है, फिर समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और सीवियर भी हो जाता है कई बार, अगर अवेयरनेस की बात की जाए, अगर वो ना हो तो दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी आंख की सुरक्षा आपके हाथ में है। हम लोग इसमें कलर्ड फ्रूट्स और हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं आंख को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, और हर साल में एक बार नेत्र चिकित्सक द्वारा नेत्र की जांच कराने की सलाह देते हैं। और आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात है, सबसे ज़रूरी बात, कि मोबाइल का थोड़ा लिमिटेड उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। और यदि आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर स्क्रीन, प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर चश्मा लगाकर उपयोग करना चाहिए। और बस यही मेन बातें हैं। यदि आपको शुगर है तो आप ईयरली चेक कराएं, यदि फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की तो आप जल्दी जरूर कराएं, यदि धुंधला दिख रहा है तो टाइम से जाएं डॉक्टर के पास, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। मोतियाबिंद में भी जैसे पहले पूरा पकने का इंतजार करते थे, वो सब अब नहीं करना चाहिए। समय से अगर आप ऑपरेशन कराएं दिखाएंगे तो सब क्योरेबल है। यस, ज्यादातर बीमारियां क्योरेबल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक आसान भाषा में, जो समझना कई बार होता है, जो मुश्किल हो जाता है मेडिकल टर्म्स में, वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपके शरीर का बहुत छोटा हिस्सा है, अंग है आंख, जो आपके चेहरे को खूबसूरत बनाती है, उतनी ही सेंसिटिव भी है, उतनी ही इसकी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बीमारियां होती है, कई बार हम शायद लेजीनेस की वजह से, या अगर हम अवेयर नहीं हो उसके लिए, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे जाके वो एक सीवियर बन जाती है। तो वो नहीं करना है आपको, इसी का ध्यान रखना है और समय समय पर अपनी सेहत का ध्यान रखें, चेकअप कराते रहे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।